स्टूडेंट क्लास इंटर का नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी होता क्या है हम ये जान लेते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी कहते किसे हैं, ये जो मैंने आपको नोट किया है ये पूरा आपको नोट करना है और समझना है। तो रासायनिक बलगतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों और उनकी गतियों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। तो रासायनिक बलगतिकी में क्या होता है, जैसे कोई भी अभिक्रिया हम करा रहे हैं, जैसे कोई भी अभिक्रिया हो रही है NaCl। अब NaCl जब बन रहा है तो उस अभिक्रिया में जो भी समय लग रहा हो उसमें कौन सी गति हो रही है, उसको प्रभावित क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसको रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। ये आपको नोट करना है। उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया के। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या रासायनिक अभिक्रिया आइडेंटिटी भी है। रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जब किसी भी उत्पाद का निर्माण होता है, किसी अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है वो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक मंद अभिक्रिया और नंबर दो तीव्र अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया क्या होती है, मंद अभिक्रिया का मतलब होता है बहुत धीमे। मंद अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती हैं जिनको होने में, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, मंद अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिनको होने में अधिक समय लगता है, वो मंद अभिक्रिया कहलाती हैं। और तीव्र अभिक्रिया में क्या है, तीव्र अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जो कि अभिक्रिया पूर्ण होने में बहुत कम समय लेती हैं, तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है H2 + Br2 एरो 2HBr। तो देखो हाइड्रोजन को जब ब्रोमाइड से मिलाते हैं तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है, तो इसको होने में काफ़ी समय लगता है। उसके बाद तीव्र अभिक्रिया में दे रखा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। जब इन दोनों की अभिक्रिया हम कराते हैं तो दोनों की अभिक्रिया कराने के बाद जब NaCl बना प्लस H2O बना, तो NaCl नमक होता है प्लस H2O होता है वाटर। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है बहुत तीव्र से हो जाती है, तो ये तीव्र अभिक्रिया होती है। ओके। उसके बाद आता है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, देखो जब कोई भी क्रियाकारक या अभिकारक बात एक ही होती है, या उत्पाद क्रियाकारक या अभिकारक बात एक ही होती है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है क्रियाकारक या उत्पाद की, या तो क्रियाकारक ले लो या उत्पाद ले लो, उनकी सांद्रता में जो होने वाला जो समय के साथ जो परिवर्तन होता है, उनकी सांद्रता में होने वाला समय के साथ जो परिवर्तन होता है वह अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग। अब देखो अभिक्रिया के वेग का जो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा अभिक्रिया का वेग बराबर प्लस माइनस, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो प्लस में भी होता है वो माइनस में भी होता है। इसलिए मैं यहाँ पर प्लस माइनस दो चिन्ह लगाए, क्योंकि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और प्लस कब होगा माइनस कब होगा ये आगे बताएंगे हम आपको। तो क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, भाई जो अभिकारक या उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है सांद्रता में, उसको लिखना पड़ेगा अपन समय में परिवर्तन। भाई समय के साथ ही तो परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यहाँ जो धनात्मक चिन्ह लेते हैं वो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। जब उत्पाद की बात चल रही हो, उत्पाद के सापेक्ष जब सांद्रण हो तो वहाँ पर धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। और जो ऋणात्मक चिन्ह होता है वो क्रियाकारक की सांद्रता में कमी। ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, जब बात चल रही हो अभिकारक की तो वहाँ पर माइनस लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, माइनस। तो जो अभिक्रिया का वेग फॉर्मूला बनेगा प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक है। डेल्टा x क्यों लिया, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा मान लिया परिवर्तन, x किस में हो रहा है, अभिकारक या उत्पाद में,
अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया समय के साथ इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख दो या डी एक्स अपॉन डी टी लिख दो, ठीक है। और इसकी जो इकाई होती है वो मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स होती है। क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स, या इसको हम कह सकते हैं मोल प्रति लीटर समय, ठीक है। तो क्या हो गया, इसके अपॉन में पहुँचा दोगे तो लीटर समय आ जाएगा, और अपॉन को ऊपर हम लेके आए तो क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। ओके, उसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मैंने एक रिएक्शन ले ली कोई भी a प्लस बी इजकल टू सी, तो a प्लस बी क्या हो गया यहाँ पे अवकारक हो गई और c क्या हो गया उत्पाद हो गया। ओके, तो जैसे हम अवक्रिया का वेग निकालेंगे तो हमने देखा a प्लस बी यहाँ पे अवकारक है, तो अभी मैंने आपको बताया जो अवकारक की बात चल रही है तो वहाँ पर माइनस होता है। तो देखो अवकारक क्या a है ना, तो माइनस के डी ए अपन डी टी ऐसे इजकल टू, भाई बी के सापेक्ष बात चल रही है तो माइनस ही आएगा ना, तो माइनस के डी वी अपन डी टी। ओके, इजकल टू, अब यहाँ पे जो सी है वो उत्पाद है और जो उत्पाद होता है उसको प्लस लेते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस लिया। देखो यहाँ पे प्लस लिया, जब यहाँ पे प्लस लिया तो प्लस के डी सी अपन डी टी। ओके, और डी टी क्या है आप जानते हैं, समय। ऐसी दूसरी रिएक्शन है, ये तो आपको अपने आप समझनी है और नोट करना है, ठीक है। नहीं समझ में आता है आप पूछ सकते हो। ऊपर वाले की तरह यहाँ पे देखो कन्फ्यूज करेगा आपको, माइनस के 1/2 कहाँ से आया और यहाँ पे माइनस का 1/3 कहाँ से आया। देखो जब इनके साथ जो मोलों की संख्या आती है वो अपॉन में चली जाती है। क्या चली जाती है? अपॉन में। जैसे 2a का मतलब क्या होगा, माइनस का 1/2 होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, माइनस का 1/2। अभी मैंने आपको बताया जो इनके साथ जो संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है, अपॉन में चली जाती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है अभिक्रिया के वेग के प्रकार। और देखो अभिक्रिया के जो वेग के प्रकार होते हैं, अभिक्रिया का जो वेग होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। वो कौन कौन सा? पहला आता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग में क्या होता है, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर प्रारंभिक वेग नियत रहता है, मतलब कोई भी उसका मान नहीं होता ना, तो वो क्या होता है 1 2 क्या मान आता है 0, मतलब निर्वात कह सकते हैं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब प्रारंभिक वेग होगा तो वहाँ पे सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो t इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, तो प्रारंभिक वेग समझ में आ गया। उसके बाद जो दूसरा वेग आता है वो आता है औसत वेग। अब औसत वेग क्या होता है? औसत वेग जो होता है वो होता है निश्चित समय अंतराल पर क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। और जो उनके बीच में जो परिवर्तन होता है, पहले कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो प्रारंभिक वेग हो गया, अब क्या कह रहा है वो परिवर्तन हो रहा है, तो उनके बीच में जो परिवर्तन होता है वो औसत वेग होता है। क्या होता है? औसत वेग। जैसे सपोज करो यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे जो प्रारंभ मान x2 है, क्या है x2, आगे हमने इसको बढ़ाया तो x1 हो गया, नहीं होगा। जब x1 हो गया तो औसत वेग हम निकालेंगे, तो हमने देखो यहाँ पर समय देखा t1 इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ में क्या था x2 था, तो ये भी 0 था क्योंकि समय प्रारंभ में। अब जब इसको बढ़ाएंगे तो समय भी तो बढ़ेगा, इसमें समय बढ़ा तो t2 हो गया, तो औसत वेग क्या निकलेगा इसका x2 माइनस का x1। भाई जो x2 प्रारंभ में है जो उसमें से जो बढ़ा है उसको हम घटा देंगे, तो x2 माइनस का x1 अपॉन t2 माइनस का t1। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद तत्क्षणिक वेग, देखो ग्राफ 2 दे रखे हैं, दोनों को आप समझ सकते हो, यही है, ठीक। उसके बाद क्या होता है तत्क्षणिक वेग। अब तत्क्षणिक वेग में क्या होता है, देखो किसी क्षण विशेष में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तत्क्षणिक वेग कहलाता है। देखो किसी भी क्षण में कोई फिक्स ना हो, कभी भी कोई भी परिवर्तन हो जाए, जब किसी भी क्षण में कोई भी परिवर्तन हो सकता है, तो जो वो परिवर्तन हो रहा है उस वेग को तत्क्षणिक वेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तत्क्षणिक वेग। ओके, जैसे यहाँ ग्राफ पे बताया गया है, इसमें भी देखो ग्राफ देखो, जैसे ये चले ऊपर दिया गया 5 10 15 20, देखो ये दिखाई दे रहा है तुम्हें 5 10 15 20, ठीक है। इधर देखो 5 10 15, ठीक है। अब हमने क्या किया तत्क्षणिक वेग, देखो भाई
वेग लेके चले हम, ठीक है, ऊपर बढ़ रहे हैं तो माइनस चिन्ह आगे लगाना पड़ेगा, वही उत्पाद वाला हो गया, ठीक है। तो माइनस के 5 5 माइनस के 15, अब देखो ये ऐसे ऊपर चले ना 5 15, ठीक है, तो ये हो गया ओके। तात्क्षणिक वेग जो आपका इम्पोर्टेंट है वो प्रारंभिक वेग, और दूसरा जो पॉइंट हमने कराया है वो वेग इम्पोर्टेंट है, तात्क्षणिक वेग बहुत कम आता है ओके। तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है बस। उसके बाद आता है अवक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कोई भी अवक्रिया होती है उसका जो वेग होता है उसको कुछ कारक प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित। जैसे कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, वो आपको नोट भी करने हैं, समझने हैं। सबसे सांद्रता, देखो सांद्रता में क्या है, जब कोई भी अभिकारक होता है उसका वेग समय के साथ घटता है और उत्पाद का वेग समय के साथ बढ़ता है। जब समय होगा तो उसका वेग तो घटेगा अभिकारक का, ठीक है। उत्पाद का क्या बढ़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया बढ़ रही है ना ओके। अब देखो एक नियम होता है इसमें, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। ये फर्स्ट पॉइंट में मैं समझा देता हूँ सांद्रता में कैसे आता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, जैसे कोई भी अभिक्रिया हो उसका जो वेग होता है वो जो क्रिया कारक की जो सांद्रता होती हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। जैसे देखो ये रिएक्शन ले ली मैंने, N1A प्लस N2B, ठीक है। उसके बाद N3C प्लस N4D ओके। अब देखो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, जो इनका वेग होता है वो अभिकारक के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा अभिकारक कौन से हैं, इन्हें ले सकते हैं ना, क्योंकि दोनों तरफ पे दोनों किधर से भी ले सकते हैं, तो हम क्या करें इन्हें ले लें, ठीक है। तो dx/dt समानुपाती। अब इसके जो मोल में है, जो मोल होते हैं इनके, जैसे एक जाता है N1 है, इनको इनकी पावर में पहुंचा देते हैं, ठीक है। द्रव्यानुपाती क्रिया की जब बात चलती है तो इनके जो मोल हैं इनको पावर में पहुंचा देते हैं। तो देखो dx/dt समानुपाती a की पावर N1 गुणनफल कहलाया, तो बीच में N2 हो गया, और b की पावर N2 ओके। और जब समानुपाती के चिन्ह को उठाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो dx इक्वल टू के हमने क्या किया, कांस्टेंट लिया, a की पावर N1 डॉट b की पावर N2 गुणनफल। तो यहाँ पे k क्या है, यहाँ पे वेग स्थिरांक, कि यहाँ पे क्या वेग स्थिरांक ओके। उसका जो वेग स्थिरांक की इकाई जो निकालोगे, देखो आपको क्या करना है, ये निकालने की विधि है, आप इसे पढ़ लेना है बस, और आपको ये याद रखना है बस, क्या है, k इक्वल टू मोल 1 - लीटर N-1 समय इनवर्स ओके। ये आपको लर्न में रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, याद कर लेना बस। और इससे ये समझना है आपको जो पीछे वाला पूरा, ठीक है। उसके बाद देखो ये कुछ क्या होती हैं, जैसे शून्य कोटि है कि शून्य कोटि का जो वेग है उसका क्या होगा, संकेत कह सकते हैं, उसकी यूनिट क्या होगी, प्रथम कोटि है उसकी यूनिट क्या होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको नोट करनी है, याद करनी है। तो जो आज की मेन चीज़ सबसे पहले हम बताते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया कोटि होती क्या है, देखो किसी भी अभिक्रिया कोटि होती है जब कोई भी अभिक्रिया होती है अभिकारक के द्वारा होती है, तो उसमें जो भाग ले रहे अभिकारक होते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक बात एक ही होती है, हमने बता दिया। जो अभिकारक होते हैं तो उन अभिकारकों की जो सांद्रता होती हैं, उन सांद्रताएं की घातों को जब जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद जो योग आता है वो अभिक्रिया कोटि कहलाती है। जो अभिक्रिया कोटि होती है वो क्या कहता है, अभिक्रिया कोटि जो अभिकारक की जो सांद्रता होती है, सांद्रता की जो घात होती है, उनका जो योग होता है वो अभिक्रिया कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया कोटि, ठीक है। अभिक्रिया कोटि समझ में आ गया आपकी में। अब इसके बाद जो कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, आपको यहाँ तक समझना है, यहीं तक नोट करना ओके।